नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसे हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जरा अपना पूरा ध्यान इधर लेकर आइएगा। और इसमें सबसे पहले आता है आपके लिए सेक्शन नंबर 16 करके है। और सेक्शन 16 की एप्लीकेबिलिटी आती है आपकी यहाँ पर। सबसे पहले हम अपने हाथ से किलकिल कांटी करेंगे, उसके बाद किताब से भी देखकर चलेंगे। दोनों काम करके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले बिना किताब के देखते हैं कि हमें कितना याद है, कितना कुछ आता है, ठीक। तो यहां पर जब हम एक इनवर्ड सप्लाई लेकर चलते हैं तो भाई साहब भैया जी, उसमें क्या होता है, ये आ गई अपने पास इनवर्ड सप्लाई। और इससे जो हमारा जीएसटी का जन्म होता है, अब चाहे उसका पेमेंट सप्लायर खुद कर रहा हो एनसीएम के अंदर, या फिर रेसिपिएंट को भरना पड़ रहा हो आरसीएम के अंदर, रहेगा हमारा ये इनपुट टैक्स ही। और इसी इनपुट टैक्स का आईटीसी हम अपनी किताबों में बुक कर लेते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। ठीक है जी। लेकिन ये वाला आईटीसी बुक करने के लिए हमें एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 12 कंडीशंस का एक सेट दिया हुआ है। और उस 12 कंडीशंस के सेट को हमें फुलफिल करना होता है, जिसमें से पहली कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से निकल के आती है। क्या भला? वो कहता है भाई साहब कि देखिए, यहां पर अगर आपका ये प्रमाइसिस है और आप ये कुछ लेकर आ रहे थे, तो देखिए आईटीसी बुक करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपके पास एक ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर कि हाँ आपने जीएसटी का पेमेंट किया है, आपसे जीएसटी चार्ज किया हुआ होना चाहिए, जिसमें कि आपका सप्लायर का इनवॉइस हो सकता है। इसमें आपका एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसका इनवॉइस यहां पर हो सकता है। हालांकि इंटरमीडिएट के अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बातें नहीं करी जाती हैं। एंड उसके बाद इसमें और हो सकता है आपका, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो उसमें कस्टम डिपार्टमेंट में आके बिल्टी एक बनती है, वो बिल्टी आपकी होनी चाहिए कि हाँ आपसे जीएसटी चार्ज किया गया है। और अगर ये रिवर्स चार्ज का मैटर पड़ रहा है तो सप्लायर ने आपसे जीएसटी चार्ज कतई भी नहीं किया होगा, तो वहां पर हम लोग सेल्फ इनवॉइसिंग को ही आधार बना देते हैं। उसके बेसिस पर आप अपना ये क्रेडिट बुक कर सकते हैं। साथ में इनवॉइस के साथ साथ डेबिट नोट भी सप्लीमेंट्री इनवॉइस ही होता है, जो कि इशूड बाय सप्लायर किया जाता है। उस डेबिट नोट के आधार पर भी आप अपनी किताबों में आईटीसी ले सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन आएगा निकल के कि भाई हमारे पास में गुड्स तो आ गया है, सर्विस तो आ गई, बट उसका इनवॉइस मिसिंग था, या इनवॉइस खो गए थे, या एस्टेसी हो गई। तो भाई अगर डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आपको आईटीसी कतई भी मिलने वाला नहीं है। दूसरी कंडीशन आपकी यहां निकल के आती है कुछ इस प्रकार से कि आप जो इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, अच्छी बात है, वो होना जरूरी है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके पास में आ गया तो आप आईटीसी बुक कर लेंगे। आपको क्यूमुलेटिवली 12 की 12 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक भी कंडीशन अगर आपकी रह जाती है तो आपको आईटीसी यहां पर मिलने वाला नहीं है। दूसरी कंडीशन आपकी निकल के आती है कि भाई जो सप्लाई आपने ली है ये आपको रिसीव हो जानी चाहिए, चाहे आपने गुड्स की ली हो, चाहे आपने सर्विस की ली हो। जब तक आपको ये रिसीव नहीं होगी, मिलेगी नहीं, तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। इस पर टिक लगेगा तो ही इस पर टिक लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, कभी कभी आप पार्टी को ना एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और सर्विस या गुड्स की सप्लाई बाद में की जानी होती, तो भाई साहब जब आ जाएगी ना गुड्स या सर्विस की सप्लाई, तब जाकर आप उस महीने में आईटीसी बुक करके चलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर यहां पर बैठा होता है, कोई जॉब वर्कर है आपका, इनका आप मतलब ये जॉब वर्कर है या कोई थर्ड पार्टी जिसको आपने बिल टू शिप टू मॉडल के तहत डायरेक्ट ही माल सप्लाई कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि बिल टू शिप टू के चलते हुए यहां पर डायरेक्ट सप्लाई कर दी जाती है। तो जिस दिन ये बंदा रिसीव कर लेता है आपके बिहाफ पर, उस दिन आपके द्वारा रिसीव हुआ गुड्स मान लिया जाता है, वैसे करके बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर दूसरी बात निकल के आई कि रिसीव्ड होना चाहिए हर हाल में, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। तीसरी शर्त यहां पर यह निकल के आती है कि भाई बात समझिए हमारे जरा, ये आपका सप्लायर होता है और इधर आपका मालिक यहां पर रेसिपिएंट आदमी आ जाता है। रेसिपिएंट का अपना जो टैक्स है वो भाई साहब जीएसटी है, वो भरा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं भरा हुआ है तो भाई इस पे आपका आईटीसी पे दिक्कतें आ जाएंगी, ये आपको नहीं मिल पाएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक और कंडीशन इसमें चौथे नंबर की आपकी ये आ जाती है कि जिसने, इस सप्लायर ने आपसे जीएसटी चार्ज तो कर लिया है, ठीक है, ये आपसे चार्ज हो गया है, लेकिन
क्या इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया है कि नहीं किया है, ये भी हमें चेक करना होता है। मैं मानता हूं कि जैसे ही आपके हाथ में इनवॉइस आता है आप अपनी किताबों के अंदर आईटीसी बुक कर पाते हैं, लेकिन अगर इस बंदे ने सरकार को जीएसटी पे नहीं किया है तो वो आपके 2B के अंदर नहीं दिख रहा होगा और आपको वहां पर फिर दिक्कतें हो जाएंगी। 2B में क्या, 2B में बेसिकली कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर ये GSTR 1 भी फाइल नहीं करता, दो बातें समझने की कोशिश करना, अगर GSTR 1 भी फाइल नहीं किया है तो 2B में नहीं दिखेगा, तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 2B के आधार पर आईटीसी बुक करने का अधिकार होता है। मान लो कोई इनवॉइस आपके पास में है पर वो 2B में नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने वाले ने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया, तो आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात यह कि चलो ये तो भर दिया, ये भरते ही आपका 2B में तो दिखना शुरू हो गया, और 2B में दिखना शुरू हो गया, आपने यहां पर अपनी किताबों में आईटीसी ले लिया है, लेकिन इसने अपना भाई साहब 3B फाइल नहीं किया। 3B फाइल नहीं किया मतलब कि इसने जीएसटी नहीं भरा है। तो आप तो शुरू में लेकर बैठे थे, लेकिन सरकार वेट करेगी, आज भरे कल भरे, भर दे 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 भर दे, इसका अच्छे खासे समय तक, अगले फाइनेंशियल ईयर तक इसका यहां पर वेट किया जाता है मालिक। अगर भर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ये नहीं भरता है तो क्या होगा, सरकार इसका वेट करेगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक इसका वेट किया जाएगा, भैया भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। अगले साल के 30 सितंबर तक इसने टैक्स भर दिया तो आपका जो आईटीसी बुक कर लिया था वो इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई भी आंच आने वाली नहीं है। लेकिन अगर इसने अगले साल के 30 सितंबर तक भी नहीं भरा तो सरकार को ऐसा लगता है कि भाई साहब अब ये भरने वाला ही नहीं है। जैसे ही ये 30 सितंबर की डेट निकलती है, आपके लिए आदेश आ जाता है कि ओ भैया जी उसने टैक्स नहीं भरा है, इसलिए आपका आईटीसी निरस्त किया जाता है, खत्म करो इसे। और आपको भी समय दिया जाता है खत्म करने के लिए। 30 सितंबर की डेट वो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। 30 नवंबर तक आप इसका हिसाब किताब कर दीजिएगा, इतना अमाउंट आप हमें पे कर दीजिएगा, बिकॉज उसने अपना हिस्से का जीएसटी नहीं भरा है, और बिना जीएसटी मिले भला हम आपको आईटीसी कैसे दे सकते। खूब सारा वेट किया हमने उसका, अगले साल के 30 सितंबर तक वेट किया। अगर भर देता तो ये आपका इंटैक्ट रहता, लेकिन नहीं भर रहा है, वो हम क्या करें बताइए। अब आप इसे वापस कीजिए, खत्म कीजिएगा। आपने खत्म कर दिया, लेकिन लेटर ऑन उसने भर दिया है, अगर लेटर ऑन वो भर दे तो आप भी ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि जीएसटी इससे सरकार को मिलना चाहिए, तभी फाइनली आईटीसी आपके पास में रह पाएगा। अब आती है आपकी 5वें नंबर की कंडीशन कि ये रहा सप्लायर और ये रहा आपका यहां पर आकर रेसिपिएंट। इसने इसको बिल रेज कर दिया, 1 लाख रुपए का बिल है, 18,000 का भाई साहब जीएसटी इसमें बनता था, 1.18 लाख का यहां पर बिल आ जाता है। तो सरकार ने इसके ऊपर तो बंदिश डाल दी कि भाई तू भर तू भर तू भर 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 भर, लेकिन सरकार ने इसके हितों की रक्षा भी तो करनी थी कि भाई आप ठीक है इनवॉइस मिलते ही अपनी किताबों में आईटीसी यहां पर बुक कर लोगे, लिख रहे बुड़बक ये तेरा आईटीसी सही सलामत तभी रहेगा, तू भी तो इसको पेमेंट कर। हमने इसके ऊपर डंडा लटका दिया कि भाई पेमेंट करना पड़ेगा, तू भी तो पेमेंट कर, ये तेरी देनदारी यहां पर बनती है। हम तुझे समय दे रहे हैं 180 दिन का, 180 दिन में पेमेंट कर दिया तो ये तूने बुक कर लिया था शुरू में, वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर 181वां दिन आ गया है और तूने पेमेंट नहीं किया इसके बिल अमाउंट का, फुली या पार्शियली, बिल्कुल पेमेंट नहीं किया है, जितना भी तू आईटीसी लेके बैठा था इस पे काटा लग जाएगा, इतना अमाउंट तुझे अब पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब तूने आईटीसी बुक किया था उतना अमाउंट तूने ई कैश लेजर से कम पे किया होगा। अब वो वाला अमाउंट तो हमें पे कर दे भैया, ब्याज के साथ पे कर दे भाई, हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। 181वें दिन होते ही इधर यहां पर ये काटा लगा दिया जाता है, ठीक है जी। अगर मान लो सर आधा दे दिया, आधा नहीं दिया, तो भाई जितना तक पे नहीं किया है उतने तक के प्रोपोर्शनेट आईटीसी पे काटा लगा दिया जाएगा। सर क्या होगा अगर ये काटा लगने के बाद फिर पेमेंट कर देता है, तो भैया जब जितना पेमेंट करेगा प्रोपोर्शनेटली उतना आईटीसी रीबुक करते चले जाना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 180 दिन की कंडीशन तब लागू नहीं होगी जब इस बंदे को ही आरसीएम के अंदर जीएसटी भरना पड़ रहा होगा, तो इस कंडीशन कोई औचित्य रह नहीं जाता, क्योंकि सामने वाले ने बिल में आपसे जीएसटी चार्ज किया ही नहीं होगा, उसमें जीएसटी कंपोनेंट है ही नहीं, तो सरकार को अब सप्लायर की सिक्योरिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर 180 दिन वाली बात एप्लीकेबल इस केस में आकर नहीं होती है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपकी 4 स्पेसिफाइड सप्लाई हुआ करती थी,
सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या फिर आपके डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन है, लाइक दैट। तो वैसे में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी सरकार उसे सप्लाई मानकर चलती थी और उस पर यहां जीएसटी ले लिया करती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि सप्लाई फ्री थी इन इटसेल्फ, इसलिए पेमेंट तो यहां से कभी आने वाला है नहीं। जब पेमेंट यहां पता है, डे वन से पता है कि पेमेंट आएगा ही नहीं, तो क्या यहां पर 180 दिन वाली कंडीशन लगाकर 181वें दिन इसके आईटीसी को काटा मारना उचित रहेगा? जी नहीं, इसका आईटीसी बरकरार रहेगा, बिन फेरे हम तेरे, बिना पेमेंट के ही पेमेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि यहां डे वन से पता है कि भैया कभी पेमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो सिचुएशंस में आपकी 180 दिन वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर एक, अगर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, और नंबर दो, अगर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सप्लाई थी, तो वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे आगे बात करता है यहां पर आकर छठवीं कंडीशन पे, कहता है भैया जी एक काम करना, आप जो भी अपनी ये इनवार्ड सप्लाई वगैरह लेकर आ रहे हो, जिनके संबंध में आईटीसी बुक करने का ख्वाब आप देख रहे हो ना भाई, अपनी इनवार्ड सप्लाई को ना आप सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करके चलना। अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपको डे वन से पता है तो आईटीसी बुक ही मत करना। और अगर आपने बुक कर लिया आईटीसी और फिर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो यू विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी, आपको इतना अमाउंट खत्म करना पड़ जाएगा। सर मान लीजिए क्या हुआ कि हमने बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया। अगर बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया तो आपको प्रोपोर्शनेटली जितना तक बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उतना तक ही आईटीसी फाइनली अपने पास रखने का अधिकार दिया जाएगा। सातवें नंबर पे बात निकल के आती है कि भाई ठीक है, आप यहां से अपनी इनवार्ड सप्लाई लेकर आ रहे हो जिस पर आप आईटीसी बुक करने का ख्वाब भी देख रहे हो, तो ध्यान दें आप इससे आगे जो इसका मसाला बन के निकलेगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके है, चाहे आप ट्रेडिंग करके हैं, चाहे आप सर्विस दे रहे हैं, आपका जो आउटपुट होगा, ये इनपुट था, ये पीछे से आया, आगे से जो भी आपका आउटपुट होगा ना भाई वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। सर ये नॉन एग्जेम्प्टेड क्या मतलब है? देखिए तीन प्रकार की सप्लाई आपकी होती हैं। एक सप्लाई होती है आपकी टैक्सेबल, एक होती है जीरो रेटेड, और एक होती है आपकी एग्जेम्प्टेड। तीन तरह की होती है मोटी मोटी। तो टैक्सेबल करस्पॉन्डिंग आपको आईटीसी मिलता है, जीरो रेटेड के अगेंस्ट आपको आईटीसी मिल जाता है, इसके अगेंस्ट आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो वो कह रहा है कि नॉन एग्जेम्प्टेड में आपकी ये दोनों आ जाती हैं, टैक्सेबल या जीरो रेटेड, ये नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी कि एग्जेम्प्टेड को छोड़कर जो बचा वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड में आ जाता है। तो आपका ये वाली सप्लाईज होनी चाहिए, तभी आपका आईटीसी बरकरार रह पाएगा, वरना इसकी ऐसी की तैसी करा दी जाएगी, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है जी। अब आती है आपकी आठवीं कंडीशन। यहां पर आठवीं कंडीशन यह है कि लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले पहले ही आप अपना आईटीसी बुक करने की बात करके चलें, लेकिन अगर आपने लास्ट डेट तक नहीं किया है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब लास्ट डेट क्या है? ये आपने यहां पर कोई सप्लाई अपनी ले ली है, मान लीजिए इनवार्ड सप्लाई ली है जिस पर जीएसटी आपका लग कर आया था, इसका आईटीसी आपने बुक करके चलना है। मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 करके आ रहा है। ठीक सर जी। तो ये जो आईटीसी है आपके पास लास्ट डेट क्या है इसे बुक करने की? अगर वो डेट निकल गई तो फिर आपको आईटीसी मिलने वाला ही नहीं है सर। डेट होगी अगले साल, नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आएगा 30 नवंबर 2024 निकल के आएगा। इस डेट को मार्क कर लेना, इस डेट तक आपका आईटीसी बुक हो जाना चाहिए। और हां, साथ में कंपैरिजन और भी है, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की आपकी डेट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में पहले है वहां पर आपका ये लास्ट डेट बन जाएगी। हालांकि इसकी डेट होती है 31 दिसंबर, और कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो 31 दिसंबर से पहले इस एनुअल रिटर्न को फाइल करेगा। तो 99% केसेस के अंदर आपका 30 नवंबर ही आएगा। लेकिन अगर एनुअल रिटर्न आपने अक्टूबर में ही फाइल कर दी है तो अक्टूबर की डेट और ये वाली डेट विच एवर इज अर्लियर, फिर आपकी लास्ट डेट वो बन जाएगी आईटीसी बुक करने की। यानी कि एनुअल रिटर्न के बाद आप आईटीसी बुक नहीं कर पाएंगे उस दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जिसके संबंध में आपने एनुअल रिटर्न फाइल अपनी कर दी है। और वैसे कट ऑफ डेट आपकी 30 नवंबर है। तो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द फाइनली लास्ट डेट टू बुक योर आईटीसी। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है जी। 10वीं जो कंडीशन आप 9वीं
नवी जो कंडीशन आपकी निकल के आ रही है वो ये है कि मान लीजिए भैया जी आप यहां पर लेकर आए हैं अपना कोई कैपिटल गुड्स लेकर आए थे, ठीक है जी। ये 1 लाख रुपए की वैल्यूज की यहां पर बनती थी, 18,000 रुपए का जीएसटी इस पर मालिक बनता था, 1,18,000 की बात यहां पर हो जाती थी। अब मान के चलिए जैसे आपका आउटपुट में ना ये एग्जेम्प्टेड यहां सप्लाई दे रहे थे, अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहे थे तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो इनकम टैक्स के अंदर आपका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट, और यहां आपकी एक्चुअल कॉस्ट चूंकि आईटीसी आपने नहीं लिया है तो 1,18,000 हो जाएगी। जरा मार्क कीजिएगा, यहां पर ये 1,18,000 आ रहा है और इधर आपका आईटीसी शून्य है। ओके सर जी, लेकिन अगर सीन ऐसा हुआ यहां पर आकर कि भाई आप वही अपना कैपिटल गुड्स इधर लेकर आ रहे थे और आपका ये यहां पर नॉन एग्जेम्प्टेड में यूज कर रहे थे, आपने आईटीसी अपना यहां पर बुक कर लिया है, तो फिर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट वहां पर बोला जाता है, अब एक्चुअल कॉस्ट चूंकि आईटीसी ले लिया तो 1 लाख रुपए की पड़ेगी। तो अंतर देखिए कहां पर आ रहा है, यहां आपकी 1,18,000 आ रही थी और यहां 1 लाख आ रही है। ये आपका 18,000 कम कैसे हो गया, क्योंकि आपने आईटीसी ले लिया। मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि इस 18,000 रुपए का या तो ले लो आईटीसी या ले लो आप इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर शामिल करके डेप्रिशिएशन क्लेम कर लीजिए। यहां आपने आईटीसी नहीं लिया तो डेप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर ये ऐड हो गया 18,000, और यहां आपने आईटीसी ले लिया है तो उधर डेप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर 18,000 आपका ये ऐड नहीं हुआ है। तो इधर आईटीसी और क्लेम डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स, तो ये जीएसटी कंपोनेंट का इस प्रकार से यहां पर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद आती है आपकी अब यहां पर आकर मालिक 10वीं कंडीशन। 10वीं कंडीशन के अंदर क्या बोल के चलता है, यहां पर वो कहता है कि देखिए अगर आप कोई कैपिटल गुड्स अपना लेकर आ रहे हैं तो इसकी जो डीम्ड लाइफ रखी गई है वो डीम्ड लाइफ रखी गई है बाबू 5 साल की, 5 साल यानी कि 60 महीना रखी गई है। हम आपको पूरा पूरा आईटीसी यहां पर बुक करवा देते हैं शुरू में ही, लेकिन आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप इसकी होल लाइफ आप इसे बिजनेस पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करके चलोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, बीच में ही कहीं इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, बेच बाच देते हैं, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी का यहां पर रिवर्सल करना पड़ जाएगा। यह सही सलामत पूरा तभी रह पाएगा जब आप भी अपना कमिटमेंट पूरा करें, पूरी लाइफ के लिए आप इसे इस्तेमाल करके चले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। उसके बाद आपकी आती है यहां पर 11th नंबर की कंडीशन निकल कर आ रही है और वो ये कहती है कि अगर आप फ्रॉडलेंट इंटेंट वाले व्यक्ति तो भूल जाइए, आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं। जहां भी फ्रॉड वर्ड आ जाएगा वहां पर आईटीसी भाग जाएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। यहां पर मैं अक्सर एक एग्जांपल देख के चलता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा ही एग्जांपल है और मेरे 1 CR की फीस यहां पर ले ली है, 18 लाख का इस पे जीएसटी बनता था, कुल कलेक्शन 1.18 करोड़ की इधर आ जाती है। ये सारी फीस मान लेते हैं मैंने कैश में ली थी और मैंने क्या किया भाई साहब, 18 लाख रुपए का जीएसटी सरकार को दिया ही नहीं, छुपा गया, मैंने गबन कर दिया इस चीज का। अब यहां पे क्या था, मैंने फेस टू फेस बैच था मान लीजिए और मैंने इसके लिए एक ऑडिटोरियम भी बुक कर रखा था। ऑडिटोरियम का रेंट आया था 20 लाख रुपए का और 3.6 लाख का इस पर जीएसटी बनता था। जब मैंने आउटपुट जीएसटी पे नहीं किया है तो क्या मैं आईटीसी बुक करूं? ये मैं भूल कतई नहीं करूंगा, कच्चा लोभ यहां पर हो जाएगा। 3.6 का मैंने आईटीसी बुक नहीं किया क्योंकि सरकार पूछ सकती है कि भाई साहब आपने कुछ दिया तो नहीं, फिर ऑडिटोरियम का नाचे थे जाके कि टन टना टन 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 टारा, तो मैंने ना तो ये जीएसटी भरा ना ये हरा, पूरा ही पूरा बैच मैंने खत्म कर दिया, यहां पर दिखाया ही नहीं। कुछ समय बाद जाकर बात खुल जाती है और यहां पर आकर 18 लाख की डिमांड मेरे ऊपर आ जाती है। 18 लाख की डिमांड आ जाती है, इसके ऊपर का इंटरेस्ट बन जाता है, इसके ऊपर की पेनल्टीज के पेमेंट मुझे करने यहां पर पड़ जाते हैं। अब मैंने कहा भाई साहब ये ले रहे हो तो मुझे ये भी दे दो, मेरा ये भी बनता था। क्या यहां पर अब मुझे 3.6 का आईटीसी अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरी इंटेंट फ्रॉडलेंट रही थी और ऐसे वाले मामलों के अंदर हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता है, ऐसे करके बोल देते हैं। और आखिरी और 12वीं कंडीशन आपसे बात करती है मालिक क्या भला, और वो ये कहती है कि देखिए जो भी आप लेकर आ रहे हो बीवेयर, सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा सारी कंडीशन से पहले कहीं वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के मकड़ जाल में तो नहीं फंस गई है, जहां पर ब्लॉक्ड क्रेडिट आता है कि कुछ चीजों क्रेडिट मिलना ही नहीं है। नो मींस नो होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, चाहे पूरी लाइफ इस्तेमाल करो, चाहे नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए इस्तेमाल करो, अगर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट के मकड़ जाल में फंस गया तो आगे नहीं निकल पाएगा, उसका आईटीसी आपको यहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। पढ़ाई सबसे बाद में जारी, लेकिन देखिए सबसे पहले जाती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहीं आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड तो नहीं है। मास्टर कंडीशन है आपकी ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की। यही है आपकी 12 कंडीशन जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर चेक करनी होंगी। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन यू आर एलिजिबल टू एंटाइटल्ड फॉर योर आईटीसी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक,
आइए अब इनको किताब से देखते हैं, कहां किताब में कैसे करके लिखा हुआ है। आप भी इसी पैटर्न पर रिवीजन किया करो, अच्छा लगता है। रफली किया, हाथ चलाया, पेन चलाया, क्योंकि जब तक पेन नहीं चलता मजा नहीं आता है। तो यहां पर आपका दिख रहा है सेक्शन नंबर 16, और आप जानते हैं कि सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 ये आपके इधर भाई साहब, ये 3 सेक्शंस आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये रही सेक्शन नंबर 16 की 12 कंडीशन, और पहली कंडीशन ये कि आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होना बेहद जरूरी है। दूसरा ये कि आपके द्वारा सप्लाई को रिसीव कर लिया जाना चाहिए, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। एक बात और रह गई थी, अगर आपका ये जो गुड्स है लॉट में आ रहा है, तो जिस महीने में आखिरी लॉट मिल जाएगा उस महीने के अंदर आप ये अपना क्रेडिट ले पाएंगे। साथ में एक और बात यहां पर लिखी हुई है कि सेक्शन 38 के मकड़ जाल में आप नहीं फंसने चाहिए। सेक्शन 38 बोलता है जहां पर आपका सप्लायर फ्रॉड आदमी होगा। यह सेक्शन देखने के लिए मिलेगा रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में, और अगर आपका वहां पर सप्लायर आदमी फ्रॉड है तो आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। एक और बात बता दूं, यहां जो रिसीविंग की बात हमारी चल रही थी, रिसीव आपके द्वारा किया गया हो या आपके बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी ने रिसीव कर लिया हो, थर्ड पार्टी ने रिसीव किया है तो वो भी आप ही के द्वारा रिसीव किया हुआ माना जाता है और आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। अगली कंडीशन आगे कि भाई जो रेसिपिएंट आदमी है उसका टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। चौथी कंडीशन आगे कि जो सप्लायर है उसका भी टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। साथ में एक रूल यहां पर काम कर रहा है कि आपको तो आईटीसी शुरू में ही दे दिया जाएगा, लेकिन उसने आज नहीं भरा है तो सरकार यही सोच के चलती है कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। तो कल देगा, परसों देगा, अगले दिन देगा, अगले दिन देगा, अगले साल के 30 सितंबर तक का समय लेकर चलते हैं। वहां तक पे कर दिया तो ओके, वरना आपका आईटीसी डिस अलाउ कर दिया जाएगा। फिर आपको 2 महीने का समय दे रहे हैं, 30 सितंबर से पूरा अक्टूबर और 30 नवंबर तक का समय है। आप उसे विद इंटरेस्ट वापस कर दीजिएगा, वैसे करके वहां पर बोल दिया जाता है। ठीक है जी, ओके सर जी। और उसके बाद अगर फिर पेमेंट हो जाता है तो क्या होगा सर? अगर पेमेंट हो जाता है तो फिर वैसे वाले केस के अंदर सप्लाई ने अपना जीएसटी लेटर ऑन भर दिया है तो भी आप भी अपना रीबुक उसे यहां पर कर पाओगे, वैसे करके बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं 5वीं कंडीशन के अंदर कि आपको यानी रेसिपिएंट आदमी को बिल का पेमेंट 180 दिन में करना होगा। आईटीसी शुरू में बुक कर लिया है, अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 181वें दिन रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ में। लेटर ऑन जब जब जितना जितना पेमेंट करते चले जाओगे, पेमेंट बेसिस पर आपको अपना आईटीसी मिलता चला जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ठीक, यस सर। और उसके बाद ये जो 180 दिन वाली शर्त है 2 सिचुएशंस में लागू नहीं होगी। जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करी थी वहां लागू नहीं होगी, या फिर आपको आरसी में टैक्स भरना पड़ रहा था वहां लागू नहीं होगी। जो भी इनवार्ड सप्लाई है बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और आपकी आउटवर्ड सप्लाई रेसिपिएंट की नॉन एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। लास्ट डेट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख के चलेंगे। या तो उस जीएसटी कंपोनेंट जो लग के आया था इनपुट टैक्स, उसका आईटीसी क्लेम कर लीजिए, या फिर इनकम टैक्स के अंदर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स को होल लाइफ यूज करना है, अगर नहीं किया तो फिर दिक्कत वाला काम है, आपको प्रोपोर्शनेट या फुली रिवर्सल्स करने पड़ जाएंगे। फ्रॉड वाले केस में आप आईटीसी बिल्कुल भूल जाइएगा। और जो सेक्शन 17(5) की मास्टर कंडीशन है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना। अगर आपका क्रेडिट ब्लॉक्ड क्रेडिट की कैटेगरी में आता है तो आप जो मर्जी चाहे छाती पीट लो कितनी भी, आपको यहां पर आईटीसी मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब आगे बात करते हैं आपसे ब्लॉक्ड क्रेडिट को लेकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 17 का 5 और 6 इसी में लगा हुआ है। यहां पर मैंने पूरा डिस्कशन कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। कुछ बातें मोटर व्हीकल के संबंध में करी जाएंगी, कार, वेसल, एयरक्राफ्ट, और इनको परचेज किया तो क्या, रिपेयर कराई तो क्या, लीज पर हुआ तो क्या। फिर हम पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की बात करके चलेंगे, जिसमें जो व्यक्ति विशेष के द्वारा सर्विसेज ली जाती हैं, क्लब मेंबरशिप, फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ केयर, जिम, ये वो, इस तरह की बातें होंगी। फिर हम कुछ सिविल कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाएगी,
कंस्ट्रक्शन फील्ड से बात करेंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक पर्सन है, कंपोजिशन डीलर है और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। फिर कुछ मिसलेनियस बात और की जाएगी, सैंपल है, लॉस्ट हो जाता है या एक नया पॉइंट और ऐड किया गया है, CSR एक्टिविटीज, इनके संबंध में बात करेंगे हम। ठीक, थंब रूल क्या है? कुछ व्यक्ति, पहली बात तो ये कि अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज की किसी इनवार्ड सप्लाई की चर्चा अगर मैं 17.5 में नहीं कर रहा हूं तो मान के चलना उसका ITC पक्का पक्का दिया जाएगा, बशर्ते कि बाकी 11 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि गुड़ तो नहीं देते ना गन्ना देते। कुछ ऐसे होते हैं जो गुड़ तो नहीं देते लेकिन गन्ना वो दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं गुड़ मांग लो वो भी मिलेगा, गन्ना मांग लो वो भी मिलेगा। क्या मतलब, अभी बताएंगे। एक कंसेप्ट काम करता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और एक बात आती है लीगल ऑब्लिगेशन की। 4 थंब रूल के बेस पर हम अपने पूरे डिस्कशन को देखने जा रहे हैं। क्या मतलब है थंब रूल्स का, अभी धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। सबसे पहले हम बात करने के लिए जा रहे हैं मोटर व्हीकल्स की। इसमें गलती होने के चांसेस आपके यहां पर हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं उन मोटर व्हीकल्स की जिनकी कैपेसिटी 13% और लेस है, मतलब मैक्सिमम 13 लोगों तक की यहां पर बात की जा रही है, जिसमें आपकी कार ही आती हैं। बस वगैरह इधर साइड में आपकी नहीं आएंगी। जब बसेस की चर्चा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में नहीं की जा रही है तो उनका ITC मिलेगा, बशर्ते कि बाकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हों। सर स्कूटर मोटरसाइकिल भी आ जाएंगे, हाँ 13 मैक्सिमम है, तो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये सब के सब यहां पे आ गए अपने। 4 व्हीलर में मैक्सिमम इतने। ठीक, यस सर। तो बोलते हैं कि ये जो आपका मोटर व्हीकल है, कार वगैरह की जो आप यहां पे बात कर रहे हो, इनका ITC किनको नहीं दिया जाएगा। इन जनरल दिया ही नहीं जाएगा, इन जनरल। बस ये देखो किन किन को मिल जाएगा। ये मिल जाएगा DTC वालों को, मतलब ये कि जो यहां पर DTC नहीं, STD बोलेंगे इसको हम, STD वालों को मिल जाएगा, जो इसे फर्दर सप्लाई में काम कर रहे हैं, कार वगैरह से आगे बेच रहे हैं, रेंट पर दे रहे हैं, तो उनको मिल जाएगा। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, साथ में जो ड्राइविंग स्कूल वगैरह अपना चला रहे हैं उनको मिल जाएगा। 3 प्रकार के व्यक्तियों को ही इसका ITC मिलेगा। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं कि कार से जुड़ी हुई कुछ एक सर्विसेज होती हैं, जैसे इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज हो गई। तो वैसे में क्या करेंगे, तो जिन लोगों को कार का क्रेडिट मिल गया है उन लोगों को हम इनके रिपेयर मेंटेनेंस का भी क्रेडिट अलाउ करवा दिया जाएगा। ठीक सर जी, जिन लोगों को जी, तो कार का ITC भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जिनको भाई साहब कार का ही ITC नहीं मिला है तो क्या उनको कार से जुड़ी हुई सर्विसेज का ITC मिल जाएगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। मोर ओवर, अभी तो हम कार परचेज करके लाए थे, अगर हम कार को लीज पर लेकर आते हैं तो क्या ITC मिलेगा? सर जिनको मिलने वाला बस उन्हीं को मिलेगा, STD वालों को मिलेगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है जी। अब यहां पर बात करते हैं एयरक्राफ्ट और वेसल को लेकर। ध्यान दीजिए, एयरक्राफ्ट और वेसल, इनमें क्या बात खास है? यहां पर देखिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर एयरक्राफ्ट और वेसल की बात ही हो रही है, ट्रक की चर्चा यहां पर नहीं हो रही है। अगर ट्रक की चर्चा यहां पर नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि ट्रक का ITC अलाउ हो जाएगा, बशर्ते कि वो बाकी 11 कंडीशंस को पूरा कर दे। ठीक है जी। तो इन जहाजों का क्रेडिट नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाएगा, कुछ को मिल जाएगा। और वो कुछ कौन है जिनके लिए ये बैकबोन का काम करते हैं? वो कुछ हैं STD वाले,
जो फर्दर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेंटिंग वेंटिंग करते हैं, बेचते हैं, लाइक दैट, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो ड्राइविंग पर्पस के लिए या नेविगेशन या हवाई जहाज उड़ाना कैसे है या पानी का जहाज चलाना कैसे, उसकी ट्रेनिंग देते हैं इंस्टीट्यूट्स, उनको इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाता है, बाकी को अवेलेबल नहीं कराया जाता है। जहां तक सवाल है इनके रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर, तो जिन लोगों के लिए जहाज का क्रेडिट मिल गया, उनको जहाज से जुड़ी हुई जो छोटी मोटी सर्विस होती हैं, रिपेयर मेंटेनेंस की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, उनको इनका आईटीसी भी अवेलेबल हो जाता है। और जिनको जहाजों का ही क्रेडिट नहीं मिला, जब वो ही अपनी नहीं हुई, उसका दुपट्टा अपना कैसे हो जाएगा? जब जहाजों का ही क्रेडिट नहीं मिला है तो बताइए उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है उनका भला क्रेडिट कैसे मिलेगा? वो वाली बात अपनी यहां पर समझाई जाती है। तो अभी तक कंक्लूजन यही निकल के आया कि जिनके लिए मोटर व्हीकल या जहाज का क्रेडिट मिलता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इनसे जुड़ी हुई सेवाओं का सर्विस मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भले ही वो ना मिले लेकिन दुपट्टा जरूर मिलेगा उनको। मतलब क्या कि भले ही उन लोगों के लिए मोटर व्हीकल का क्रेडिट ना मिल रहा हो, लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज का क्रेडिट पक्का पक्का मिल जाएगा। और पहली बात आती है इसमें, जो कार मैन्युफैक्चरर होते हैं, टाटा साहब हो गए, यहां पर कार के मैन्युफैक्चरर हैं। अब कार तो इनका आउटपुट है, इसका आईटीसी बुक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज आईटीसी मिलता है इनवार्ड सप्लाईज के ऊपर। तो इस कार का तो सामने वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखेंगे, इनको तो नहीं मिलेगा ना। टाटा को उल्टा थोड़ा चलता है, क्रेडिट आगे ऐसे मूव करता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, ना कि राइट टू लेफ्ट चलता है। ये तो उनके लिए आउटपुट है। लेकिन अगर इन्होंने अपनी कार का स्टॉक इंश्योरेंस लिया है तो क्या इनको यहां आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? द आंसर इज यस। अगला पॉइंट आता है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो मोटा प्रीमियम लेकर, मोटा प्रीमियम लेकर आपकी कार का इंश्योरेंस कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम खा के बैठी हुई है, इसे कार का क्रेडिट तो नहीं मिलेगा ना। कार का क्रेडिट मिलना या ना मिलना उसके लिए बात करेंगे जिसकी वो कार है। मुझे तो नहीं मिलेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन कल को कार ठोक दी जाती है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर जाती है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन इसको बिलिंग कर देता है कार की रिपेयर मेंटेनेंस की। तो ये वो कार है जो मेरी नहीं थी, मुझे आईटीसी नहीं मिला था, लेकिन क्या इसकी रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट मुझे मिल पाएगा या नहीं? द आंसर इज यस। तो वो तो अपनी नहीं हुई लेकिन उसका दुपट्टा जरूर अपना यहां पर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर और एक कार मैन्युफैक्चरिंग, टाटा कह लो और इंश्योरेंस कंपनी में अंबानी कह लो, टाटा और अंबानी को मिल जाएगा कारों से जुड़ी हुई सर्विसेज का क्रेडिट, भले ही कार का क्रेडिट ना मिला हुआ हो। राइट सर। उसके बाद बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो ये उसकी मैन्युफैक्चरर की बात हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की अपनी बात यहां पर हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। कुछ एक व्यक्तिगत सर्विसेज होती हैं। मैं जिम जाता हूं और मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूं और बिलिंग कंपनी के नाम पर मैं करवा देता हूं। क्या कंपनी को डायरेक्टर जिम कर रहा है इसका क्रेडिट मिलेगा? ऐसे की तैसी में डायरेक्टर आते हैं और जाते हैं, यहां तक कि जो ओनरशिप जिनके पास में होती है, शेयर होल्डर, वो आते जाते, कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो जो व्यक्तिगत सर्विसेज हैं ये व्यक्तिगत रूप के लिए इस्तेमाल की जाती है, कंपनीज का कोई वास्ता नहीं है भाई साहब, इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड बेवरेज, खाओ पियो है, शिकारो मित्रो, आउटडोर केटरिंग, मारो मौज भाई साहब, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हा, हेल्थ केयर, हो, कॉस्मेटिक सर्जरी, हो, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ये सब मानव जीवन से जुड़ी हुई सर्विस, व्यक्तिगत जाति मामला है, इनका आईटीसी मिलने वाला नहीं है। कंपनी है, डायरेक्टर का एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रखा, भाई साहब आईटीसी वाईटीसी मिलने वाला नहीं है। मेंबरशिप ऑफ क्लब ले रखी है, जिम की मेंबरशिप ले रखी है, ऐसे कि तैसी में जाओ, आईटीसी मिलने वाला कतई भी नहीं है। ट्रैवल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, पर्सनल ट्रिप चल रहा हो भाई साहब, कोई आईटीसी वाईटीसी मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर जी, और कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। चलो जी, अच्छा, अब अगला नंबर आता है यहां पर, पर्सनल ट्रिप का नहीं मिलेगा। यस सर। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि ये जितनी भी सर्विसेज के नाम आप ले रहे हो, अगर इनमें मान लीजिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट में आ जाती है, तो यानी कि दूसरा अदरवाइज एक्ट है जो कह रहा है कि भाई ये काम आपने करना है। अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, नाइट शिफ्ट में जो लेडी एम्प्लॉय काम करती हैं, तो वीमेन सेफ्टी एक्ट बोलता है कि भाई यहाँ इनके लिए जो एम्प्लॉयर है वो कैब की सुविधा देगा, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए।
तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है अदरवाइज एक्ट का। अगर हमारा एक्ट उसका आईटीसी अलाउ ना करे तो मींस हमारा एक्ट उसके कॉन्ट्राडिक्ट जा रहा है, दूसरे एक्ट को सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ये गलत मैसेज जाएगा। इसलिए जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन वर्ड आ जाएगा, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस वर्ड्स आ जाएंगे, वहां पर आईटीसी हर हाल में दे दिया जाएगा। और कहां कहां मिल जाएगा इन जाति सर्विसेज का क्रेडिट? देखिए, जहां पर कि ये B2C ना होकर B2B जा रही हो, B2B का मतलब हो गया सिमिलर में जा रही हो, जैसे सागर रत्ना है, रेस्टोरेंट की सर्विस देता है, जो जैसी सर्विस दे रहा है अगर वो वैसी ही सर्विस लेता है, खाना दे रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है, अगर कभी इसे खुद रेस्टोरेंट की सर्विस की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कभी बाहर से बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है, इसके पास उतना मटेरियल नहीं था, इसने कुछ रेडीमेड खाना बाहर से अरेंज कर लिया है, तो इसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एंड यूजर नहीं है। जब इनका रेसिपिएंट एंड यूजर नहीं होता है तो आईटीसी मिल जाता है। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस का, अगर लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टर यहां सर्विस ले रहा है, कंपनी को आईटीसी बिल्कुल भी ना मिलेगा। लेकिन अगर एलआईसी ने री इंश्योरेंस कर दिया है दूसरी कंपनी के साथ में, तो ये जो इसके लिए एलआईसी एंड यूजर नहीं है, यहां पर इसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जैसी सर्विस दे रहा है अगर वैसे ही सर्विस ले रहा है तो वहां पर आईटीसी अलाउ करवा दिया जाता है। दो चीज सीखने को मिली, जाति सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन दो एक्सेप्शन है, टिट फॉर टैट केस में मिल जाएगा, और लीगल ऑब्लिगेशन जहां पर वर्ड आएगा वहां पर इसको अलाउ करवा दिया जाएगा, वैसे करके बोल देते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। नॉर्मली इनका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन दो सिचुएशंस में मिल जाएगा। नंबर एक, टिट फॉर टैट वाले केस में मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, अगर मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस बाहर से ले रहा हूं तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या निकल के आती है, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जा रही है फॉर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। और एक और बात यहां पर ऐड कर देता हूं, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जा रही है किसी कैपिटल गुड्स के, किसी मशीनरी के फाउंडेशंस को बनाने के लिए, वहां भी इसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मशीन का तो हमने आईटीसी दे दिया और उसकी फाउंडेशन में जो सर्विस लगी है बनाने के लिए उसका आईटीसी ना दे तो यह गलत मैसेज जाता है। तो कैपिटल गुड्स के फाउंडेशन के लिए लगा है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में लगा है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट मिल जाएगा। नंबर दो, टिट फॉर टैट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर खुद एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा है, वहां पर मिल जाएगा। और तीसरा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ली गई है वहां पर दे दिया जाएगा। सिमिलरली हम बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस का जहां तक सवाल है मालिक, तो इनका जो आईटीसी की हम बात करके चलते हैं, तो जो खुद नॉर्मली नहीं मिलता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो खुद कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेंगे तो उनको आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नंबर दो, ये कंस्ट्रक्शन वाले जो सर्विस है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ली जा रही है, तो भी इसका आईटीसी यहां पर अलाउ करवा दिया जाएगा। और तीसरा, अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस ली जा रही है किसी कैपिटल गुड्स के फाउंडेशन को बनाने में, वहां भी इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी बात करते हैं, जो टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, जो बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हैं वही बिल्डिंग मटेरियल खरीदते हैं तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस की बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं, वहां पर आईटीसी मिल जाएगा। और कैपिटल गुड्स के फाउंडेशन के लिए बिल्डिंग मटेरियल लगाया है तो वहां भी आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि जब भी नाम आए आपके सामने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल, नॉर्मली आईटीसी अलाउ नहीं है, लेकिन तीनों का तीन सिचुएशंस में मिलेगा। जैसे को तैसे वाले केस में मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स के फाउंडेशन में जो लगाया है उसका भी आईटीसी यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन डीलर की। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो भाई साहब इनके बिल के आधार पर सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक कर सकता है, क्योंकि ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जिसमें जीएसटी ये चार्ज करते ही नहीं है, तो आईटीसी बुक करने जैसी बात इसके लिए होगी नहीं। साथ में इनको खुद को भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, ना आगे आईटीसी ना पीछे आईटीसी, इनका आगे पीछे कोई नहीं होता है। जहां तक सवाल है हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, तो वहां पर कोई स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है उसे सिर्फ एक आईटीसी मिलता है। वो भी कौन सा, जब वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और वो कस्टम पोर्ट पर आईजीएसटी भर के आता है, उस वाले आईजीएसटी का तो क्रेडिट मिलेगा, बाकी कोई और क्रेडिट से मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक का मिलेगा, इस वाले का, बाकी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देसी जो अपना बंजारा है उसके ऊपर नहीं लगाई जाती है।
अब बात करते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिया है, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुल मिलाकर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लाइबल टू जीएसटी है तो आईटीसी मिल जाएगा, या ये कह लीजिए आईटीसी मिलता है तभी सप्लाई बनता है, और सप्लाई बनने के बाद परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट जिसके संबंध में आईटीसी लिया हुआ था वो सप्लाई बनता है और जीएसटी जाएगा। अगर यहां आईटीसी लिया तो टैक्स भी भरना पड़ेगा, और आईटीसी लेते नहीं हो तो आपको टैक्स भी आगे नहीं भरना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर यह है कि सैंपल वाले केस में आप आईटीसी बुक ही ना करके चलें। इट इज फार बेटर कि आप पहले बुक करें, बाद में फिर उसे आउटपुट जीएसटी भरें, तो आप ना लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक यहां पर बात करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज की। अब ये क्या है सर जी? सीएसआर एक्टिविटीज, हां, अब कंपनीज को सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम यहां पर करने पड़ जाते हैं मालिक, और उन कामों के तहत क्या करना पड़ता है, भगवान झूठ ना बुलाए, या फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ करने होते हैं। वो फ्री सैंपल की भांति हो गया, तो यहां पर जो भी गुड्स वगैरह लेकर आए हैं, क्या उनका आईटीसी इन्हें अवेलेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्या बोलता है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ आईटीसी ब्लॉक रहेगा रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू हिज ऑब्लिगेशन अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहां आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वहां पर भी आईटी। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपकी यहां पर बनाकर दे रखी है, आपको मजा आएगा। इससे बाहर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसके बिना ही इस सेक्शन 75 के बिना ही आपका जो क्या बोलते हैं पेपर है वो पूरा हो जाए। इसके बिना वो पूरा भी आपका नहीं हो सकता है वैसे करके। और सीधी सी बात एक और है, छोटी मोटी बातें और दे रखी सेक्शन 17 के अंदर कि भाई देखिए, अगर आप अपनी इनवर्ट सप्लाई को यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको आईटीसी अलाउ हो जाता है। नॉन बिजनेस के लिए है, कॉमन सेंस की बात है, आईटीसी अलाउ नहीं होगा। कॉमनली यूज करते हो तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउ किए जाते हैं। दूसरा और यहां पर आकर इस प्रकार की अपनी बातें करी जाती हैं, और बस इतना ही है यहां पर आपके लिए। और बाकी अगर हम मिक्स यूज करके चलते हैं, अच्छा, अगर एग्जेम्प्टेड में यूज किया तो नहीं मिलेगा, नॉन एग्जेम्प्टेड में किया तो मिल जाएगा, और अगर मिक्स यूज किया तो क्या होगा? अगर मिक्स यूज आपने कर दिया है तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 को लेकर। सेक्शन 18 के 6 सब सेक्शंस हैं। 3 को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी 3 को एक साइड में। ठीक है, तो ये दरअसल वो फेज है जहां पर हमें आईटीसी और आईटीसी बुक करना होगा, यानी एक्स्ट्रा आईटीसी मिलेगा। और यहां पर वो फेज है जहां पर हमें आईटीसी को रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो पहले इसमें मैं लेके चलता हूं आपके लिए 18(1) को। 18(1) के दरअसल 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। तो पहले ए की बात करते हैं। ए में क्या बोलता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जब नया नया रजिस्ट्रेशन होता है, नई नई शादी होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर बंदा अंडर सेक्शन 22 या 24 के लिए लाइबल हो गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। सभी जानते हैं कि 30 डेज में रजिस्ट्रेशन इसे करवाना होता है, फिर आरसी वगैरह इसको मिल जाती है। मोटी बात यह कि बंदा इस समय इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, नॉन रजिस्टर्ड था, और दूसरे फेज में आके बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है। 2 अलग अलग फेज आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर जो भी इसने जो भी परचेजिंग वगैरह अपनी कर रखी होगी, है ना, इसने अपनी जो भी यहां पर परचेज किए होंगे इनपुट वगैरह, तो उनका यहां पर आकर कट ऑफ डेट पर आकर कुछ एक स्टॉक आ रहा होगा। वो स्टॉक अलग अलग रूप में हो सकता है। वो स्टॉक इनपुट का एज सच फॉर्म में हो सकता है, लकड़ी लेकर आए थे, लकड़ी जो की त्यों पड़ी है। WIP फॉर्मेट में हो सकता है,
कुछ आधा अधूरा पड़ा फंसा पड़ा है सामान बनाने के लिए, या फिनिश्ड गुड्स में कंटेन्ड हो सकता है। जिस भी फॉर्म में आपका इनपुट का स्टॉक पड़ा हुआ है, जब ये अगले फेज़ में यहाँ पर एंटर करेगा तो जो भी ये आपका बचा कुचा स्टॉक था, इससे रिलेटेड जो भी आपका आईटीसी बनता है वो यहाँ पर आकर आप बुक कर पाते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखना ये जो परचेजिंग है आपकी 18(2) बोलता है, ये परचेजिंग यहाँ से 1 साल पुरानी होनी चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुरानी परचेजिंग थी उसका आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। ये 18(1) के ABCD चारों पार्ट में ये बात आपकी एप्लीकेबल होती है। 1 साल से ज़्यादा पुराना इनवॉइस है उसकी बात हम नहीं करेंगे। अगले पॉइंट के अंदर क्या होगा और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये तभी आपको आईटीसी मिल पाएगा अगर आप टाइमली 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन ये यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो 30 दिन बाद की डेट है, तो ध्यान देना ये आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ ध्यान रखनी है और एक पीछे की रिस्ट्रिक्शन ध्यान में रखनी है। तो जो भी बचा कुचा यहाँ स्टॉक है उसका आईटीसी आपको मिलेगा। इसका जो बी पार्ट है वो क्या बोलता है, बी में बस सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज़ हट जाएगी कि यहाँ पर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको लॉफुली फोर्स नहीं किया गया था, आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पहले फेज़ के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आ गया है। तो वही जो भी आपने यहाँ से यहाँ तक की जो भी परचेजेस कर रखी होंगी, यहाँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में आपका आरसी मिलने से है, क्योंकि पुराने वाले केस के अंदर आरसी आपकी भले ही यहाँ पर जाकर मिलती हो, है ना, लेकिन वो इफ़ेक्टिव आपकी इधर से ही हो जाती है, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जब आरसी मिलती है वो उसी डेट से इफ़ेक्ट में होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी आपने परचेज कर रखी होंगी उनका जो भी कट ऑफ डेट पर स्टॉक पड़ा हुआ होगा, उस इनपुट का जो भी स्टॉक होगा उसमें से जो भी आपका रिलेटेड आईटीसी है उसका आपको यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वही ये इनवॉइसिंग आपकी 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये, यहाँ आगे कुछ देखने वाली कोई बात नहीं है कि 30 दिन में करा लिया हो, ये करा लिया हो, क्योंकि लॉफुली आपको बाध्य नहीं किया गया था, तो वैसी वाली आगे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, अगले वाले सी पार्ट पर आते हैं, और सी पार्ट क्या बोलता है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने सिर्फ इनपुट की बात करी है, कैपिटल गुड्स की कोई भी बात हमारी यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ भी हमने सिर्फ इनपुट की बात करी है, इधर हमने कैपिटल गुड्स की कोई भी बात नहीं करी है। ठीक, जब सी पार्ट अपना आता है तो इसमें बोलते हैं कि पहले फेज़ में आप थे, दरअसल कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आप थे, और यहाँ पे आप रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है कि रेगुलर, ये तब बात होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होता है। तो आप यहाँ भी पहले से ही रजिस्टर्ड थे और आप यहाँ भी पहले से ही रजिस्टर्ड थे। ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर, आप दोनों फेज़ में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। तो चूंकि यहाँ इस फेज़ में आपको जो भी आपने परचेजेस कर रखी होंगी, इन परचेजेस के ऊपर आपको आईटीसी उस समय नहीं दिया गया होगा। ठीक, लेकिन जब आपका यहाँ पर आकर ये स्टॉक बनता है, क्योंकि जो स्टॉक आपका यहाँ पर आकर बनता है, जो भी बचा कुचा आपका स्टॉक था उसके रिलेटेड जो भी आपका आईटीसी बनता है वो आईटीसी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता अब आप रेगुलर स्कीम के अंदर आ गए हैं जहाँ नॉर्मली आईटीसी बुक किए जाते हैं और आउटपुट टैक्स भी भरे जाते हैं, तो यहाँ पर आकर आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन 1 साल वाली बात का ध्यान रखिएगा, आपकी जो परचेजिंग है पिछले 1 साल में जो आपने कर रखी है सिर्फ वही मान्य होगी। उससे पुरानी कोई बिलिंग है अगर आपकी, तो फिर उसकी हम बात नहीं करके चलेंगे। तो इसमें 1 साल का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। फिर और हाँ, यहाँ पर आपके कैपिटल गुड्स की बात भी करी जाती है। सी और डी के अंदर दोनों में इनपुट की बात भी होगी और कैपिटल गुड्स की बात भी होगी। अगर आपने इस फेज़ में कैपिटल गुड्स अपना कोई परचेज किया था, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, 18,000 का जीएसटी आप भर के आए थे, तो यहाँ तक आते आते कट ऑफ डेट तक आते आपने उसे कुछ यूज़ भी किया होगा। यूसेज पीरियड के लेके चलते हैं, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लिया जाता है।
मान लो आपने से 5 क्वार्टर यूज़ कर लिया है, 6 क्वार्टर आपने यूज़ कर लिया है, तो 5 इंटू 6 यानी कि 30% आपने उसे यूज़ कर लिया है। अब इसकी जो बची कुची लाइफ है, यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि जो बची कुची उसकी लाइफ बनती है, उसके संबंध में आपका 70% आईटीसी ही निकल के आएगा। तो अगर मैं 18,000 का 70% निकालूँ तो 7,000 एक आ गया और 5,600 एक आ गया, 12,600 का आपका ये बचा कुछ यहाँ पर आईटीसी होगा जो इधर आकर आपको मिल जाएगा। बट रिमेंबर, आपकी जो बिलिंग है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यस सर। अब यही सिमिलर पैटर्न आएगा आपका डी के अंदर भी, जैसे सी में है वैसे ही आपका डी भी आ जाएगा। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये पहले फेज़ के अंदर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व थे और यहाँ पर आकर आपकी सप्लाई नॉन एग्जेम्प्टेड आ जाती है, तो आप आईटीसी के हकदार हो जाते हो। मज़े की बात देखने की ये है, यहाँ पर जहाँ गलती होती है, रजिस्टर्ड आप यहाँ भी थे और रजिस्टर्ड आप यहाँ पर भी थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होते और आपको बोलता है कि भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है और एग्जेम्प्टेड में डील कर रहा था इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर फॉल करेंगे, पहले वाले या दूसरे वाले केस के अंदर फॉल करके चलेंगे, अमूमन इसमें फॉल करके चलेंगे क्योंकि आपका आगे चल के टैक्सेबल हो गया है। ठीक है जी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 10(1)D तब लगता है जब दोनों पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन है, सी भी तब लगता है जब दोनों पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन है, और ए भी तब लगते हैं जब पहले पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगले फेज में जाके आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये थे आपके 18(1) के ABCD, और यहाँ पर भी आपको 1 साल वाली लिमिट का ध्यान रख के चलना है। जो 1 साल वाली लिमिट है ये आपकी 18(2) के अंदर बताई गई है। ठीक है जी, अब आता है आपका 18(2) भी हो गया 1 साल की लिमिट के साथ में। अब आता है आपका 18(3) करके आता है। 18(3) के अंदर ये बोला जाता है कि यहाँ आपका ये प्रमाइसिस है और ये मिस्टर एक्स अपना ये बिजनेस रन कर रहा है। इसने अपना पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सोल्ड आउट कर दिया है, बेच दिया है किसी मिस्टर वाई को, जहाँ पर इसकी सारी की सारी एसेट भी चली गई, लाइबिलिटीज़ भी गई, यानी पूरी की पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दी जाती है। तो बैलेंस शीट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं एंड ऑल। यहाँ आईटीसी भी इसका अवेलेबल होता है ना। तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि भाई आईटीसी यहाँ बुक्स में तो पहुँच जाएगा, बट ये जो आईटीसी का बैलेंस यहाँ पर खड़ा हुआ, सेम आईटीसी खड़ा होगा इसके ई क्रेडिट लीजर के अंदर खड़ा हुआ होगा। अब ई क्रेडिट लीजर से इसके ई क्रेडिट लीजर में कैसे जाए, चूंकि इसने अपना बिजनेस बेच दिया है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो तो खत्म हो जाएगा और इस बंदे को अपना एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे नया रजिस्ट्रेशन लेगा इसका ई क्रेडिट लीजर यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे हो, तो इसके लिए एक फॉर्म का इस्तेमाल करके चलते हैं। वो मिस्टर एक्स ये फॉर्म भरेगा कि भाई मेरा इतना आईटीसी बनता है और ये आईटीसी नए वाले इस रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि मैंने अपना बिजनेस बेच दिया है। इसको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा और इसे एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करते ही ये फंड यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, ऐसा बोलता है 18(3) के अंदर आकर। अब चलते हैं अपने ये वाले फेज में चलते हैं जहां पर आपको आईटीसीज रिवर्स करने होते हैं। अभी तक तो बुकिंग की बात चल रही थी, अभी रिवर्सल की बात करते हैं। अब 18(4) में क्या कहता है 18(4) में बोलता है कि अगर आपका सीन कुछ उल्टा हो जाता है, उल्टा पहले देख रहे थे कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, अब इसका उल्टा कर देते हैं कि पहले आप रेगुलर में थे और फिर आप यहाँ कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ जाते हैं, या फिर मान लीजिए पहले आप नॉन टैक्सेबल में एंगेज्ड थे और यहाँ पर आकर आप अब एग्जेम्प्टेड में फॉल कर जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो बोलता है भाई साहब कि जो भी, अच्छा ये भी आपका 18(4) इनपुट पे भी लगेगा और आपके कैपिटल गुड्स पे भी लगाया जाएगा। तो यहाँ तो आपके पास आईटीसी के भंडार थे, लेकिन इस फेज़ में आकर अब आपको आईटीसी मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी आपका जो परचेसिंग कर रखी है जिसके संबंध में आप आईटीसी ले चुके हैं, यहाँ इसका स्टॉक पड़ा हुआ होगा कट ऑफ डेट के ऊपर। तो इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी अपना आईटीसी है, चूँकि आप तो पूरा ले चुके थे, तो ये आईटीसी आपको इधर आकर यहाँ रिवर्स करना पड़ जाएगा, यानी पे ऑफ करना पड़ जाएगा, ऐसे करके बोल देते हैं। उसके बाद 18(5) आपका रेलिवेंट नहीं है। और सर कैपिटल गुड्स तो क्या करेंगे, सेम कैपिटल गुड्स का भी करके चलेंगे। अगर आपने कैपिटल गुड्स यहाँ परचेज किया था तो जो भी आपका बचा कुचा कैपिटल गुड्स होगा वही 5% वाले फॉर्मूले से घटाने के बाद जो बचेगा, या इसमें 60 महीने वाला कॉन्सेप्ट भी अपना लगाया जा सकता है। तो उसमें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो 4, 5, 6 के अंदर बात की जा रही है तो वहाँ आप मंथली ही लेके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट सी इंस्टीट्यूट ने भी बोल रखा है कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, मंथली ही लेकर चलिएगा। तो यहाँ 60 महीने के मंथली प्रपोर्शन के हिसाब से बात करके चलेंगे। कैसे सर बताना, ज़रा बताना ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका ये 1 लाख का यहाँ पे बनता था,
18,000 ये बनता था, और आपने इसे 10 महीने यूज़ कर लिया है। कितना? 10 महीने आपने इसे यूज़ कर लिया है। और वैसे वाले सिचुएशन में आके 10 महीने अगर ये यूज़ हो गया है तो फिर क्या किया जाएगा? तो सर जी हम इसमें ये देख के चलेंगे कि 10% से हो गया इसका 1800 रुपये। 1800 आपने यूज़ यहाँ पे कर लिया है। बची कुछ ही लाइफ इसकी जो बनती है वो कितनी बनती है? तो 18,000, 6 महीने मान लेते हैं इसको हम ना, थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन में। 6 महीने मैंने इसको यूज़ कर लिया है। 6 महीने का मतलब ये हो जाता है कि मैंने इसे 10%, 60 महीने की लाइफ में 10% यूज़ मैंने कर लिया है। तो मेरा 10% ITC यहाँ से हटाने के बाद में ये बचता है 16,200 रुपये। तो 16,200 रुपये का मुझे यहाँ पे आके रिवर्सल करना पड़ जाएगा। वैसे करके यहाँ पे बात करके चलते हैं। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर अपना ये 18 का 6 करके आता है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं यहाँ पर, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की आपकी बनती थी, 18,000 का आपका ये GST यहाँ पर निकल के आ रहा था, 1,18,000 हो गया था। आपने इसे 2 साल यूज़ किया और यहाँ पर आपने रिमूव कर दिया, 2 साल के एंड में आप इसे रिमूव कर देते हैं। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इसका टोटल ITC 18,000 का बनता था, आपने इसको 2 साल का मतलब 40% आपने इसे यूज़ कर लिया है। तो 40% यहाँ से माइनस कर दीजिए, बाकी जो 60% बचेगा ये आएगा आपका रिवर्सिबल अमाउंट, यहाँ निकल के आता है। दूसरी साइड में चूंकि आपने अपनी बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वैसे भी आपका फॉर ए कंसिडरेशन किया है तो बनेगा सप्लाई। अगर आपने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया है तब भी ये आपका सप्लाई बनेगा और यहाँ आपका GST पेबल दिख जाएगा। लेकिन दोहरी मार पड़ गई, यहाँ से भी मार पड़ी और यहाँ से भी मार पड़ी, तो इन दोनों में देखेंगे जौन सा भी हायर होगा उसे यहाँ पर आकर हम बात करके चलेंगे, वो आपको फाइनली पे ऑफ करना पड़ेगा। बट ध्यान दीजिएगा, जो मोल्ड्स होते हैं, जो डाइज होते हैं, जो फिक्चर्स वगैरह होते हैं, इनको क्या होता है कि एक बार अगर ये यहाँ पर हमारे प्रोसेस में डाल दिए जाते हैं तो फिर 100% ही उनको कंज्यूम मान लिया जाता है। तो ऐसे वाले केस में अगर वो बीच में ही यहाँ से रिमूव किए जाते हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। फ्रंट साइड से बात करेंगे, बैक एंड साइड से बात नहीं करी जाएगी। सिर्फ जो भी इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रही होगी उस पर जो GST बनेगा सिर्फ वही आपको यहाँ पर पे करना होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। चलिए अब हम बुक से देखने के लिए चलते हैं। तो जी साहब आइए जरा इसको बुक से देखते हैं अब हम। यहाँ वो सारे केस मैंने आपके लिए दे रखे हैं जो सेक्शन 18(1) के A, B, C और D में आए हैं, जैसे करवाए थे जो कितने आपने दे रखे हैं। और ये आपका 2, 3 सारा डायग्रामेटिकली मैंने बना के दे रखा है। यहाँ पे यहाँ इसकी थ्योरी अपनी लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट वही आ गया कि जहाँ आपका जो प्री RC पीरियड है, पहले रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर नहीं था, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 30 डेज़ के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो जो भी आपका बचा कुचा स्टॉक है उसका ITC आपको यहाँ पर आकर अवेलेबल हो जाता है। वारंटी रजिस्ट्रेशन में ऐसी 30 डेज़ जैसे कोई बात नहीं होती। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं RC मिलेगी, वहीं से आपकी वो इफेक्टिव हो जाती है। और कट ऑफ डेट पर जो भी आपका बचा कुचा स्टॉक है इनपुट का, उसका क्रेडिट आप यहाँ पर ले लेते हैं। कंपोजिट डीलर के केस में भी वही लिखा हुआ है। शुरू में आपको ITC नहीं मिल रहा था, लेकिन कट ऑफ डेट पर जो भी आपका यहाँ पर बनेगा ITC इनपुट का, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ में कैपिटल गुड्स के लिए भी 5% वाली जो कंडीशंस थी उसमें माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका ITC इधर आकर आपको मिल जाता है। फिर आता है अपना एग्जेम्प्टेड टू टैक्सेबल के अंदर आकर सेम प्रोविजन जैसा 18(1) C में था वैसा ही 18(1) D के अंदर अपना दिया हुआ है। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ कॉम्पोजिशन से रेगुलर लिखा हुआ था, यहाँ एग्जेम्प्टेड से नॉन एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है। लास्ट डेट है 1 साल पीछे तक के जो इनवॉइस हैं उनका ITC मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यहाँ ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो नई एंटिटी को आप ITC अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो वाली बात अपनी आ जाती है। और 18(4) के अंदर बोलते हैं कि अगर उल्टा मामला बन जाए कि पहले आप रेगुलर में थे बाद में कॉम्पोजिशन में पहुंच जाते हैं, या फिर पहले आप नॉन एग्जेम्प्टेड में थे अभी एग्जेम्प्टेड में पहुंच जाते हैं, तो आपको रिवर्सल्स करने पड़ेंगे। और रिवर्सल्स किस किस का करके चलेंगे हम? सर रिवर्सल करके चलेंगे हम अपना इसमें जो भी हमारा इनपुट है कैपिटल गुड्स से जो बचा कुचा है, बची कुची लाइफ का है, उसका रिवर्सल यहाँ पे कर दिया जाएगा। रिवर्सल करने के बाद भी अगर कुछ ITC बच जाता है तो वो यहाँ पर लैप्स कर जाएगा, ऐसे बोल दिया जाता है।
18.5 अपना रेलिवेंट नहीं, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो पढ़ाने योग्य हो। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, इन बिटवीन अगर धोखा दे दिया जाता है तो ये बात तो मैं आपको बाबा की बूटी पढ़ाते समय ही बता चुका था कि जो भी आपका प्रपोर्शनेट आईटीसी है और यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स बनेगा विच एवर इज हायर वो आपको यहाँ पे करना पड़ जाएगा। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स डाइस के संबंध में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो आईटीसी कैलकुलेशन वो नहीं होगी, क्योंकि हम उसको ऐसे मान के चलते हैं जैसे कि हमने से पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वारंटी को लेकर एक नया सर्कुलर आया है अमेंडमेंट क्लास के अंदर, और इवन आपके बैच के अंदर भी मैंने जो नॉन लेटेस्ट बैच लिया है बहुत शानदार तरीके से कराया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाए हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन सभी का सार समझिएगा क्या है। सार ये है कि यहाँ पर आकर जब कंपनी कोई ओरिजिनल वारंटी दे रही है तो उस समय वो पैसे कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करती है, उसको लगता है कि गाड़ी वापस आएगी और ओरिजिनल वारंटी के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी भरा जा चुका होता है। फिर कुछ समय पश्चात जब गाड़ी वारंटी के लिए आती है तो यहाँ से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है। क्या इस पॉइंट पर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं भरना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी दे चुके, ऑलरेडी हम दिल दे चुके सनम, हम जीएसटी दे चुके सनम, ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन अब यहां फ्री के लिए जो पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे उन पार्ट्स पे आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इसे मत देखना कि जीएसटी नहीं भरा जा रहा। क्यों नहीं भरा जा रहा इसकी वजह देखो, क्योंकि पहले भरा जा चुका है। इस लाइन को वहां से वहां तक कनेक्ट कीजिए, और जब जीएसटी पहले भरा जा चुका है इसके ऊपर बेसिकली जो अब खर्चा आ रहा है तो इसका आईटीसी आपको हर हाल में मिलेगा। बस ये गलती मत कर देना, क्वेश्चन चाहे 6 नहीं 60 बना दिए जाएं लेकिन ये आईटीसी आपको यहां पक्का पक्का दिया जाएगा। यही खूबसूरती से बताया गया है इस सर्कुलर के अंदर कि जो फ्री रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी के पार्ट्स वगैरह आए हैं इनका आईटीसी से मिलेगा। ये देख के फैसला मत लेना कि जीएसटी नहीं है तो आईटीसी भी नहीं दूंगा। आप ये देखो जीएसटी पहले भरा जा चुका है इसलिए हम इसका आईटीसी देकर चलेंगे। इस सर्कुलर में बार बार हर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि आईटीसी मिलेगा 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 और मिलेगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहां पर अगर कंप्लीट हो जाता है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें भूरा? यस सर।